कहानी की शुरुआत होती है इस्तांबुल के एक सिटी से, जहां आरिफ नाम का एक आदमी अपने वाइफ और बच्चे के साथ रहा करता था। एक दिन उसका दोस्त ब्लॉगर उसके घर पर डिनर के लिए आया। वो आरिफ को बताता है कि मैंने पास ही के पहाड़ी पर एक अजीब सी चीज गिरते हुए देखी है, हमें लगता है कि उसे चलकर देखना चाहिए। आरिफ भी अपनी दोस्त की बात मान लेता है और उसके साथ चल पड़ता है, लेकिन आरिफ का दोस्त ब्लॉगर उसके साथ गद्दारी करता है। वो उसे पकड़कर उसके हाथ को एक मशीन से बांध देता है। दरअसल वह मशीन टाइम ट्रेवल की मशीन होती है। ब्लॉगर आरिफ को बताता है कि मैं इस मशीन की मदद से तुम्हें कई साल पीछे भेज दूंगा और तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हारी वाइफ के साथ रहूंगा ताकि वो मुझे पहचान ना सके। इसके बाद ब्लॉगर एक मशीन की मदद से अपना पूरा हुलिया ही बदल लेता है और आरिफ जैसा बन जाता है। इसके बाद ब्लॉगर का असिस्टेंट आरिफ को 10 लाख साल पीछे भेज देता है। आरिफ अब जिस युग में पहुंचा है वहां पर अभी भी डायनासोरस जिंदा होते हैं। उसके चारों तरफ अब खतरा ही खतरा था। आरिफ जब कुछ दूर चलता है तो उसे कुछ एप्स मिलते हैं, तो आरिफ अपना टाइम उन्हीं के साथ बिताने लगा है। वो उन एप्स को काफी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन कुछ खास असर उन एप्स पर नहीं होता। इसी तरह वक्त बीतता है, जाड़े का मौसम आ जाता है। उस जगह पर काफी ठंड पड़ती है। आरिफ जब पेशाब के लिए जाता है तो उसका पेशाब भी जम जाता है, तो आरिफ उन्हें इकट्ठा करके एक जगह रखने लगा है। खैर, इसके बाद आरिफ को समझ आ गया था कि वो इन ऐप के बीच रहकर कभी भी अपनी दुनिया में नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो उन ऐप्स को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसके सामने एक बड़ा सा डायनासोरस आ जाता है। आरिफ उसे देखकर डर से कांपने लगता है, लेकिन आरिफ को पता चल जाता है कि यह एक मादा डायनासोरस है जो अपनी अंडों की रक्षा मुझसे कर रही है। तो आरिफ ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसके अंडों को उससे कोई खतरा नहीं है और वह उसके काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। इसके बदले में डायनासोरस उसे तोहफे के तौर पर एक हनी बी का गोल सेल देती है। आरिफ उस हनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पीछे एक मधुमक्खी पड़ जाती है। वो आरिफ को डंक मारकर घायल कर देती है और अपने हनी बी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आरिफ पर डंक का असर धीरे धीरे होने लगा है। तभी कुछ आदिवासी वहाँ पहुँच जाते हैं। आरिफ उन्हें कुछ समझा पाता इससे पहले ही वो उसे बेहोश कर अपने साथ कबीले में लेकर चले जाते हैं। आरिफ की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने बहुत सारे आदिवासी को देखता है। वो आदिवासी उसे मारने की तैयारी कर रहे थे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस कबीले के सरदार के पास जाता है। आरिफ उनकी भाषा बोल सकता था। वो सरदार को समझाता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं आप सबका दुश्मन नहीं हूँ। तभी दूसरे कबीले का सरदार कारगा वहाँ पहुँच जाता है, जो इन्हें काफी तंग किया करता था। कारगा इनके खाने की सामग्री को भी छीन लेता है। वो उस कबीले से 3 शक्तिशाली लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगा है। उन 3 लोगों में से एक आरिफ भी था। कुछ दूर चलने पर कारगा का एक सिपाही का सिर एक चट्टान से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसकी हाथ टूट जाती है, जिसे कारगा को लगता है कि वह मर गया, इसीलिए वो उसे जिंदा ही दफनाने लगता है। लेकिन आरिफ उसके पास जाकर उसके हाथ पर कुछ जड़ी बूटी लगाता है और उसके हाथ को ठीक कर देता है। यह देखकर वह सिपाही काफी ज्यादा खुश होता है। यह सब अब अपने कबीले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम काओलिया था। दरअसल काओलिया ही उस कबीले का राजा होता है और आरिफ ने जिस व्यक्ति का हाथ ठीक किया था वो काओलिया का बेटा था। काओलिया अपने बेटे को पास बुलाकर एक मुखौटा दिखाता है और उसे बताता है कि यह मुखौटा तुम्हारे कमरे से मिला है। दरअसल काओलिया चाहता था कि उसका बेटा एक वीर योद्धा बने और आगे चलकर इस कबीले को संभाले, लेकिन टेसो को आर पसंद होता है। खैर, इसके बाद काओलिया अपने बेटे को बताता है कि आज से कई साल पहले मेरे पिता ने एक स्पेसशिप देखा था। उससे 2 आदमी निकलकर मेरे पिताजी के पास आए और उन्हें एक फुटबॉल दिया, और जब वो वापस जा रहे थे तो मेरे पिता ने उन्हें शुक्रिया बोलने के लिए उनके पास गए, लेकिन उस स्पेसशिप से आग निकलने की वजह से उनकी जलकर मौत हो गई। इसीलिए मुझे हर एक नए इन्वेंशन से नफरत है। साथ ही काओलिया को लगता था कि उसके पिता स्वर्ग
में अब भी जिंदा हैं, इसीलिए वह एक बहुत बड़ा टावर का निर्माण कर रहा था ताकि ऊपर पहुंचकर वह अपने पिता को आवाज लगा सके। लेकिन अब तक जो भी उस पर चढ़ा है वह लौटकर कभी भी जिंदा वापस नहीं आया, इसीलिए उन्होंने आरिफ को पकड़कर लाया था। आरिफ भी उनकी बातें मान लेता है और वह ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उससे पहले ऊपर टावर पर पहुंचा था, लेकिन वह आरिफ के कपड़े देखकर डर जाता है, जिससे उसकी पैर फिसल जाती है और उसकी नीचे गिरकर मौत हो जाती है। ऊपर पहुंचकर आरिफ को समझ में आ जाता है कि कवालिया का यह सिर्फ भ्रम है कि ऊपर पहुंचने से उसके पिता उसे मिल जाएंगे। इसके बाद वह नीचे आ जाता है। सभी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अकेला आरिफ ही होता है जो ऊपर से नीचे जिंदा वापस आया था। कवालिया आरिफ के पास आता है और उसे पूछता है कि मेरे पिता वहाँ पे थे कि नहीं, जिस पर आरिफ ना में जवाब देता है। तो कवालिया को लगता है कि अभी टावर को और भी ऊंचा करना होगा, जो कि आरिफ उस टावर पर से अकेला नीचे लौटकर वापस आया था, तो वो उसकी सजा को माफ कर देते हैं। तभी कवालिया का बेटा टेसी आरिफ का पत्थर पर एक चित्र बनाता है। आरिफ चित्र को देखकर टेसी की काफी तारीफ करता है, जिस पर वो उसे और भी काफी ज्यादा चित्र दिखाता है। तभी आरिफ को एक लड़की का चित्र दिखता है जिसे टेसी ने ही बनाया था। आरिफ उस लड़की के बारे में पूछने लगा है। दरअसल टेसी उस लड़की से प्रेम करता था। टेसी ने उस लड़की की तस्वीर अपनी पीठ पर भी बना रखी थी, जिसका नाम मिमी है। वो दूसरे कबीले में रहती है। खैर, इसके बाद कवालिया शाम को अपने बेटे टेसी को अपने पास बुलाता है। कवालिया अपने बेटे से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी। लेकिन वो शादी से मना कर देता है, क्योंकि मिमी से वो काफी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कवालिया को प्यार की बात सुनकर टायसन पर बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों को अपने कबीले से निकाल देता है। वे दोनों जब एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें तालाब के पास मिमी दिखती है। तो आरिफ टैसो को एक फूल देकर उसके पास भेजता है, लेकिन मिमी उसके फूल को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे मारकर वहाँ से जाने लगती है। दरअसल टेसो के फादर कवालिया इनके किले पर अटैक करके इन्हें हमेशा परेशान करते रहते थे। तभी आरिफ मिमी के पास आता है और टेसी के पेट पर बने मिमी का पेंटिंग को दिखाता है, तो मिमी भी उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद सभी मिमी के कबीले के पास पहुंच जाते हैं। आरिफ मिमी के फादर से मिलता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है कि मैं भविष्य से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी की जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर बनाई जा सके, इसलिए हम यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। कवालिया के पिता ने कई सारे टेक्नोलॉजी की चीज बनाकर एक गुफा में रखी हुई थी। आरिफ और टाइसो छिप कर वे सारी चीजें चुरा कर अपने साथ लेकर चले आते हैं। इसी तरह धीरे धीरे वो कबीला काफी एडवांस हो जाता है। उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं थी। उस कबीले के बच्चे भी पढ़ने लगे थे। इसकी खबर जब कवालिया को लगती है तो वह पूरे कबीले को जला देता है और आरिफ के द्वारा चुराई गई सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर चला आता है। यह देखकर आरिफ को बहुत गुस्सा आता है, तो वो कवालिया के पास पहुंचकर उसे कहता है कि तुम्हें यह सब बंद करना होगा, साथ ही जितना हमारा नुकसान हुआ है उसे तुम्हें भरपाई करनी होगी। लेकिन कवालिया साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर आरिफ उसे एक फुटबॉल गेम खेलने को बोलता है। लेकिन शर्त यह था कि अगर आरिफ गेम जीत जाता है तो कवालिया कभी भी उनके कबीले पर अटैक नहीं करेगा और न ही उनके लोगों को तंग करेगा। लेकिन अगर आरिफ हार जाता तो वह अकेला ही उस टावर को और ऊंचा करता और उसके फादर को लेकर आता। कवालिया भी आरिफ की शर्तों को मान लेता है। आरिफ को ऐसा लगता था कि कवालिया के लोग फुटबॉल खेलना नहीं जानते होंगे, लेकिन वह काफी अच्छी फुटबॉल खेल लेते थे। इसके बाद वह अपने कबीले के लोगों को फुटबॉल खेलना सिखाता है, पर उन्होंने आज तक फुटबॉल नहीं खेला था। इसी वजह से उन्हें फुटबॉल खेलना भी नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार कुछ दिन आरिफ के सिखाने पर वह फुटबॉल खेलना सीख जाते हैं। अब इनका मुकाबला कवालिया के टीम से होता है। वे लगातार 3 गोल दाग देते हैं, पर इन्होंने अब तक भी एक भी गोल नहीं दागा था। लेकिन एक गोल आरिफ का टीम भी दाग देता है। लेकिन जिसने गोल दागा था वह खुशी के मारे एक आग में जाकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह पहला राउंड समाप्त
समाप्त हो जाता है। अब आता है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में आरिफ लगातार 3 गोल कर देता है, जिससे दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है। लेकिन जब आरिफ का एक प्लेयर जब गोल करने वाला होता है तो तभी एक डायनासोरस आकर उसे अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाती है, जिससे आरिफ को एक पेनल्टी मिलता है। तो आरिफ एक शानदार गोल करके अपनी टीम को जिता देता है और शर्त के अनुसार कावलिया कभी भी आरिफ के कबीले पर अटैक नहीं करेगा। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिससे आरिफ की वाइफ बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो आरिफ को बताने लगती है कि मैंने टीवी पर एक न्यूज देखा जिसमें आर्कियोलॉजी की टीम को एक घड़ी और एक रिंग मिली जो तुम्हारी थी। तो मैं समझ गई कि जो मेरे साथ रह रहा है वह तुम नहीं बल्कि लॉगर था। तो मैं उसे गन पॉइंट पर लेकर उस जगह पर आई जहाँ से उसने तुम्हें टाइम ट्रेवल करके 10,000 साल पीछे भेजा था। मैं भी उसी टाइम ट्रेवल की मदद से यहाँ आ गई। इसके बाद आरिफ अपने कबीले के लोगों को आखिरी बार अलविदा कहकर वहाँ से अपनी दुनिया में चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दोबारा से वह पोर्टल खुलता है, जिससे बोलगर बाहर निकलता है, जो अब भी आरिफ बना हुआ था। लेकिन कबीले के लोग समझ जाते हैं कि यह आरिफ नहीं है बल्कि उसका हम शकल बलगर है। तो वो सभी मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।